राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 1 से लेकर 20 तक देखने वाले हैं, यानी 1 to 20। और ये लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है या फिर अगर कुछ त्रुटियां भी हमारे वीडियो में समझ में आती है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 1, यानी नेम एंड टेरिटरी, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब ये है कि भारत एक साथ, मतलब भारत को हम एक अकेले एंटिटी की तरह देखेंगे, ना कि अलग अलग 28 राज्यों की तरह। यानी भारत के जितने भी राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत का एक भी राज्य भारत से अगर जिस दिन चाहे, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कल को कर्नाटक चाहे कि वो अलग हो जाए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि भारत में अगर किसी भी नए राज्य का विलय होना है, यानी किसी भी नए राज्य को एडमिट या फिर स्टैब्लिश करना है, तो ये आर्टिकल 2 करता है। इसमें से कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सिक्किम को 1975 में किया गया, उसके बाद गोवा को किया गया, पौंडीचेरी को किया गया। जिनको आइडिया ना हो मैं बता दूं, पौंडीचेरी भी भारत का हिस्सा नहीं था, गोवा भी भारत का हिस्सा नहीं था, तो इन सबको भारत में मिलाया गया। उसके बाद आर्टिकल 3 बोलता है कि जो पहले से जो जितने स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अगर किसी बाउंड्रीज को चेंज करना है, किसी का नाम चेंज करना है, तो ये सब आर्टिकल 3 में किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये पूरा का पूरा ये पहले सेंट्रल इंडिया हुआ करता था, लेकिन इसको काट के अलग अलग कर दिया गया और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज अलग हो गए। सिमिलरली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अभी जो लेटेस्ट हुए हैं वो आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तेलंगाना अलग हुए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ से अलग हो गए। उसके बाद जो सबसे रिसेंट है वो जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है, और इनको अलग अलग कर दिया गया। ये सबसे रिसेंट है। और नाम चेंज करने में जैसे नाम मान लीजिए कि जैसे कर्नाटक को पहले मैसूर बोलते थे, तो मैसूर से बदल के इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। तो इस तरीके से हम आर्टिकल 3 के अंडर ये सब पूरी की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल जो भी हम चेंजेस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू करते हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, बल्कि ये सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से सिर्फ एक नॉर्मल सा रूल चेंज होगा। उसके बाद आर्टिकल 5 से 7, ये कमेंसमेंट एंड माइग्रेशन। ये बेसिकली जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, ये उसी टाइम से रेगुलेटेड है, मतलब उसी टाइम से मोस्टली रिलेटेड है। सबसे पहले आर्टिकल 5 क्या कहता है, इसके 3 पार्ट थे, ए बी सी। ए कहता था कि यदि आप इंडिया में आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आप भारत के नागरिक थे। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1947 के। उसके बाद आर्टिकल बी क्या कहता है, यदि आपके माता या फिर पिता यानी पेरेंट्स कोई भी आपका मतलब इंडिया में जन्म लिया हो तो वो तब भी आप भारत के नागरिक हैं। और आर्टिकल 3 सी क्या कहता था, यदि जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950, इसके 5 साल पहले तक, यानी 26 जनवरी 1945, यानी इस डेट से पहले, यानी 26 जनवरी 1945 से पहले अगर कोई भी विदेशी भारत में आ गया तो वो भी भारत का नागरिक ही माना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 6 बोलता है कि जो भी पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो जितने भी लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ माइग्रेट हो रहे थे तो उनको ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 7, माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी बहुत सारे लोग थे जो कि भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे। अब ऐसे लोगों में से 2 कंडीशन थी। सबसे पहले जितने भी लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे वो एक डेट फिक्स कर दी गई थी, और अगर इस डेट के बाद कोई गया है तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और एक और कंडीशन थी कि इस डेट से पहले जो गया है और वहाँ जाने के बाद अगर उसको पाकिस्तान अच्छा नहीं लग रहा है और इस डेट के पहले वो भारत में लौट आया तो वो भारत का नागरिक है। लेकिन इस डेट के अगर बाद में आया है तो उसके बाद उसको नॉर्मल से जो प्रोसेस है, जैसे नेचुरलाइजेशन, ये इन सबसे प्रोसेस से गुजर के ही उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। उसके बाद आर्टिकल 8 क्या कहता है कि इंडियंस लिविंग अब्रॉड, यानी जितने भी ओवरसीज इंडियंस रह रहे हैं भारत के बाहर, उनके बारे में आर्टिकल 8 बात करता है। आर्टिकल 9 बोलता है कि यदि आप अपनी सिटीजनशिप खुद से छोड़ रहे हैं, यानी मान लीजिए कि अगर आपने किसी और देश से सिटीजनशिप ले ली, फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए यूके की सिटीजनशिप ले ली, तब उस कंडीशन में सबसे पहले या तो आप खुद से ही छोड़ दें भारत की नागरिकता, या तो फिर जिस मूवमेंट पे आपने यूके की सिटीजनशिप ली है उसी सेम मूवमेंट पे भारत की नागरिकता खत्म मानी जाएगी।
उसके बाद आर्टिकल 10 कहता है कि मान लीजिए कि कल गवर्नमेंट आके कोई रूल बना दे और बोले कि आप भारत के नागरिक नहीं रहे, तो यदि आप बाय बर्थ भारत के नागरिक हैं, मतलब जो भी आपको पुश्तैनी तरीके से अगर भारत की नागरिकता मिली है, तो आपको गवर्नमेंट किसी भी हाल में भारत की नागरिकता आपकी नहीं समाप्त कर सकती। ये इसलिए कि मान लीजिए कल गवर्नमेंट रूल चेंज करके अगर आपकी नागरिकता खत्म कर दे तो ये तो आपके साथ गलत हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 10 में आपको ये सिक्योरिटी दी गई है कि आपको आपकी जो भारत की नागरिकता है वो सेफ है। उसके बाद आर्टिकल 11, पार्लियामेंट ही सिर्फ नागरिकता से यानी जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा, और इन्हीं को CAA बोला गया है। कुछ लोगों को याद हो तो CAA 2019 से काफ़ी चर्चा में है, CAA NRC, ये सब आर्टिकल 11 के अंदर आते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि भारत में अगर आपको नागरिकता लेनी है यानी सिटीजनशिप लेनी है तो उसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है नेचुरलाइजेशन बाय बर्थ, बाय डिसेंसी। उसके बाद नेचुरलाइजेशन हो गया बाय, मान लीजिए कि अगर आपका जो भी राज्य है वो अगर भारत में विलय हो जाता है यानी बाय ऑक्यूपेशन। और अगर मान लीजिए नेचुरलाइजेशन हो गया, एक होता है प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन, ये 5 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय बर्थ, यानी आपका अगर जन्म भारत के अंदर हुआ है और आपके माता पिता दोनों में से कोई एक भी अगर भारतीय नागरिक है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा है बाय डिसेंसी, मान लीजिए कि आपके पिताजी भारत से बाहर मान लीजिए कि USA में रह रहे हैं, अब वहाँ पे अगर आपका जन्म हुआ है और आपके पिताजी अभी भी भारत के नागरिक हैं, तो बस आपके पिताजी को USA में भारत के एम्बेसी में जाके बताना पड़ेगा कि मेरा पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है, तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाए और वो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा है बाय ऑक्यूपेशन, मतलब मान लीजिए कि कल मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भारत में आ जाए तो जितना भी वो हिस्सा होगा वो पूरा का पूरा जितने भी उसके अंदर लोग रह रहे होंगे वो सब भारत के नागरिक ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। उसके बाद है नेचुरलाइजेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई विदेशी यानी कोई फॉरेनर, FOREIGNER, कोई फॉरेनर घूमने आ रहा है भारत, अगर उसे भारत अच्छा लग गया तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कंडीशन होती है कि 11 साल आपको रहना पड़ेगा, उसमें से कुछ दिन आप बाहर भी रह सकते हैं। और एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, यदि आपके कोई भी पूर्वज, आपके पूर्वजों में से कोई किसी भी पीढ़ी का यानी बब्बा के बब्बा अगर भारत में कभी रहे हैं और उसके बाद अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार थोड़ा सा ढील दे देती है नियमों में। जैसे ये जितने भी नेचुरलाइजेशन के थ्रू बनेंगे, जितने भी फॉरेन बनेंगे उनको 11 साल, तो आपको सिर्फ 7 साल भारत में रहना पड़ेगा और आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 5 तरीके थे भारत की नागरिकता लेने के। लेकिन अगर बात करें कि भारत की नागरिकता छोड़ने के, यानी अगर छोड़ने के तरीके देखे जाए तो छोड़ने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले है टर्मिनेशन, उसके बाद डेप्रीविएशन और एक है रिनंशिएशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिनंशिएशन की। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे आप खुद से नागरिकता छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि जैसे अक्षय कुमार बीच में कनाडा के नागरिक हो गए थे, तो वो खुद से भारत के उन्होंने नागरिकता छोड़ी और वो कनाडा के नागरिक हो गए, लेकिन पहले उन्होंने खुद से नागरिकता छोड़ी थी। फिर दूसरा होता है टर्मिनेशन, ये उस कंडीशन में काम आता है, मान लीजिए कि कल को आप USA की सिटीजनशिप ले लें, तो जिस दिन आप USA की सिटीजनशिप लेंगे उस दिन ऑटोमेटिकली आपका इंडिया से जो भी आपका इंडियन सिटीजनशिप था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, और वो भी इमीडिएटली उसी टाइम से जिस टाइम से आपने USA की सिटीजनशिप ली है। तीसरा है डेप्रीवेशन में क्या होता है, ये इसमें गवर्नमेंट जो है तो आपकी सिटीजनशिप छीनती है, लेकिन ये सिर्फ किन लोगों की छीन सकती है, सिर्फ ये 2 ही लोगों की छीन सकती है, या तो जिनका नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो भारत के नागरिक बने हो, या तो फिर जो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत के नागरिक बने हो। और इसमें भी कंडीशन ये है कि ये दोनों अगर मान लीजिए कोई एनिमी कंट्री है तो एनिमी कंट्री के ये कांटेक्ट में है या फिर एनिमी कंट्री को ये सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन गवर्नमेंट
इनसे भारत की नागरिकता छीन सकती है, और ये सिर्फ इकलौती कंडीशन है जहाँ पे डेप्रिवेशन काम करता है। अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में सबसे पहले देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 में सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे सिर्फ छोटी सी बात दी गई है इन डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया में स्टेट किसे कहा जाएगा। स्टेट हर एक वो अथॉरिटी है जो भी थोड़े बहुत भी नियम बनाते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई जो कि नियम बनाती है, पार्लियामेंट नियम बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज जैसे जल विभाग के इतने बजे पानी आएगा, इतने वर्कर्स लगेंगे, या फिर साफ सफाई वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे लोगों को स्टेट बोला जाता है भारतीय संविधान में। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 13 क्या बोलता है? इनकंसिस्टेंसी ऑफ लॉस, यानी मान लीजिए कि कोई भी ऐसा लॉ बनाया गया जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो वो लॉ उसी पॉइंट ऑफ टाइम से नल या फिर वॉइड माना जाएगा। नल और वॉइड माना जाएगा, मतलब खत्म माना जाएगा, वो लॉ लागू नहीं होगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि ये पूरा का पूरा लॉ है, इसका सिर्फ एक पोर्शन, मतलब सिर्फ जो इतना पोर्शन है ये बस लॉ को फॉलो नहीं करता है और बाकी ये पूरा पोर्शन करता है, तो उस कंडीशन में ये पूरा पोर्शन एग्री माना जाएगा। और मान लीजिए कि सिर्फ इतना पोर्शन करता है और इतना नहीं करता है, तो सिर्फ इतना पोर्शन बस एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी इस पूरे पोर्शन को नल या फिर वॉइड मान लेंगे। ये इनकंसिस्टेंसी है। इसके 3 कंडीशन है। मान लीजिए कोई ऐसा नियम है जो भारत के संविधान बनने से पहले से चला आ रहा है, तो उसको भी लॉ वॉइड मानेंगे। कोई ऐसा है जो भारत के संविधान बनने के बाद बना है, तो उसको भी नल एंड वॉइड ही माना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। सबसे पहले आर्टिकल 14 में देखते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये हमने ब्रिटेन से लिया है, और इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस ये हमने यूएसए से लिया है। यहाँ पे क्या है, कानून के सामने सब बराबर है। मान लीजिए मेरे से कोई क्राइम हो जाता है और मुकेश अंबानी से कोई क्राइम हो जाता है, तो कानून के लिए हम दोनों बराबर हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन एक ही कंडीशन को दी गई है। एक्सेप्शन में कौन है? इंडिया में है प्रेसिडेंट। मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट है, तो अगर प्रेसिडेंट अपने टेन्योर में बैठे बैठे किसी का कत्ल भी कर देते हैं, तो उनके ऊपर जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। मान लीजिए किसी भी देश के अध्यक्ष आ रहे हैं, यानी किसी भी देश के हेड आ रहे हैं, मान लीजिए यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, कहीं के भी अगर हेड आए, तो अगर मान लीजिए उनकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है, तो उनको भारत के संविधान में इक्वल नहीं ट्रीट किया जाएगा। सिमिलरली सिर्फ यही एक्सेप्शंस हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। उसके बाद आर्टिकल 15 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव से मुक्ति का ये प्रावधान है। सबसे पहले इसमें 6 आर्टिकल्स है। सबसे पहले 15(1) यहाँ पे बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और यदि कोई भेदभाव करता है तो ये कानूनन अपराध है। उसके बाद 15(2) क्या बोलता है कि अगर आप किसी दुकान में जा रहे हैं, आप अगर किसी तालाब में पानी पीने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई मना नहीं कर सकता है। आपको रोड में चलने से कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं नहीं तुम रोड में मत चलो। तो ये है आर्टिकल 15(2). आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कहीं कहीं पे एक्सेप्शन दिए गए हैं कि जैसे यहाँ पे सबको बराबर मानने की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़े थोड़े से एक्सेप्शन दिए गए हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट है भारत सरकार, वो वीमेन और चाइल्ड, यहाँ पे सिर्फ वीमेन लिखा है, वीमेन और चाइल्ड के लिए स्पेशल लॉस बना सकती है। फिर ये है 15(3) में। आर्टिकल 15(4) में क्या है? आर्टिकल 15(4) में बोला गया कि जो एसटी, एससी और ओबीसी हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन में थोड़ा सा छूट मिलने, जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई है एसटी, एससी और ओबीसी वाले लोगों के लिए। उसके बाद आर्टिकल 15(5) की बात करते हैं, तो आर्टिकल 15(5) में बात की गई है कि जितने भी एसटी, एससी और ओबीसी के जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनको कितने % का रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये आर्टिकल 15(5) में बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 15(6) इसमें ईडब्ल्यूएस कोटा की बात की गई है। ईडब्ल्यूएस कोटा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, जो कि 2019 में इशू हुआ था, और ये इशू हुआ था सिंघो कमेटी की सिफारिश से।
यानी सिंघो कमेटी की रिकमेंडेशन से। उसके बाद अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के से रिलेटेड है, यानी सरकारी नौकरी जिसकी खासकर बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, इससे रिलेटेड है। इसका 16 फर्स्ट क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट जॉब, यानी सबके लिए अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई भी वैकेंसीज निकलेंगी तो हर एक बच्चे के लिए वो समान वैकेंसीज होंगी और किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 16(2) क्या कहता है कि रेस जेंडर प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जन्म लिंग स्थान आदि में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद 16(3) क्या कहता है, 16(3) कहता है कि थोड़ा सा भेदभाव किया जा सकता है, किस हिसाब से, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लेस ऑफ बर्थ लिख दिया, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल 16(3) में थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ इन द सेंस कि मान लीजिए कि अगर एमपी में कोई भी वैकेंसी निकली है और यूपी का बच्चा भरना चाह रहा है तो एमपी वाले बच्चों को यूपी वाले बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा क्या मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद आर्टिकल 16(4) यहाँ पे क्या है कि रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनका अभी तक पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है उनके लिए हम रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर दो आर्टिकल हैं, 16(4)A और 16(4)B। यहाँ पे क्या है, 16(4)A में बोला जाता है कि हम प्रमोशन में, मतलब अगर हम किसी को प्रमोशन दे रहे हैं एसटी एससी वालों को, तो हम एसटी एससी वालों को प्रमोशन में भी थोड़ा सा फेवर करेंगे। और आर्टिकल 16(B) में 16(4)B ये एक जो आर्टिकल है यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड दिया गया है। कैरी फॉरवर्ड मतलब मान लीजिए कि इस साल अगर 1000 वैकेंसीज आई जिसमें से 500 जनरल के लिए थी और 500 एसटी एससी और ओबीसी के लिए। अब इस 500 में मान लीजिए कि इस साल अगर 400 वैकेंसी फुल हुई और 100 वैकेंसी रह गई, तो नेक्स्ट ईयर अगर मान लीजिए 300 वैकेंसीज आती हैं तो 300 वैकेंसी में सबसे पहले तो जो 100 पिछले साल बच गई थी एसटी एससी ओबीसी की, सबसे पहले उनको जाएगी। और उसके बाद अब इस 300 में 100 मिलेगी जर्नल वालों को और 100 मिलेंगी एसटी एससी ओबीसी वालों को फिर से, यानी एसटी एससी ओबीसी वालों को इस बार 200 मिलेगी और जर्नल वालों को सिर्फ 100 मिलेगी। तो ये 16(4)B में है। उसके बाद बात करते हैं तो दो और है 16(5). तो 16(5) में क्या कहा गया है, प्रायोरिटी इन अपॉइंटमेंट, यानी अगर मान लीजिए कि हमें किसी भी मंदिर के लिए अगर हमें अपॉइंटमेंट करना है तो मंदिर के लिए हम ये नहीं कर सकते कि सबको बराबर कंसीडर करेंगे। अगर मंदिर के लिए एक पुजारी है, एक मौलवी है और अगर एक पादरी है, तो इस कंडीशन में हम हमेशा पुजारी को ही वो तवज्जो देंगे। सिमिलरली अगर कोई मस्जिद है तो मस्जिद में हम मौलवी को मतलब प्रायोरिटी देंगे और अगर कोई चर्च है तो वहाँ पे पादरी को देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि चर्च में हम पुजारी को भेज दें या फिर मौलवी को भेज दें या फिर मंदिर में मौलवी या फिर पादरी को भेज दें। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 16(5) में है। और आर्टिकल 16(6) में क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन, किसमें, एम्प्लॉयमेंट जॉब में। ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 सिंघो कमेटी की सिफारिश से। अब उसके बाद चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल 17 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत से मुक्ति। ये इसमें क्या था, ये एक दंडनीय अपराध है और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी आप इसमें किसी भी तरीके का बहाना नहीं बना सकते। अगर छुआछूत करते आप पाए गए तो आपको कंफर्म सजा होगी। आर्टिकल 18 क्या कहता है, अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी जितने भी टाइटल्स थे उनको उपाधियों को छोड़ना। सबसे पहले सिर्फ यहाँ पे दो एक्सेप्शन दी गई हैं, एक मिलिट्री और एक एकेडमिक्स जैसे डॉक्टर लगा लेते हैं पीएचडी वगैरह, तो एक वहाँ पे। बाकी पहले के ज़माने में जैसे होता था रायजादा, अगर एक किसी भी जनरेशन में एक लोग रायजादा हो गए तो वो सब पूरे के पूरे जनरेशन रायजादा हो जाती थी। सर उपाधि दी जाती थी, राजा दी जाती थी, साहब दी जाती थी, ऐसे इन सभी के सभी उपाधियों को खत्म कर दिया गया। अब एक केस हुआ था जिसमें ये बात उठी थी कि भारत रत्न भी तो क्या बोलते हैं हमारा टाइटल में ही आता है। इस केस का नाम था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इस केस में था कि भारत रत्न भी तो टाइटल है, यानी भारत रत्न भी तो एक उपाधि है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भारत रत्न किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक अलंकरण है, यानी सिर्फ एक ऑर्नामेंट की तरह है। इसको जैसे मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, तो सचिन तेंदुलकर अपने साइन के आगे ये नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। ये सिर्फ न्यूज़पेपर वाले या फिर जो भी बाकी लोग हैं वो सिर्फ वही लिख सकते हैं कि भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर खुद के नाम के आगे नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 19, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। इसमें 6 आर्टिकल्स हैं, जिसमें से है ए, बी, सी, डी, ई और जी। ए में क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे भाषण देने की आज़ादी है। इसकी मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, मतलब ट्रिक नहीं है, एक तरीके से आप स्टोरी तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें बोलने की आज़ादी मिलेगी। जब हम बोलेंगे तो बोलने के बाद लोगों की सभाएं लगेगी, तो पीसफुल असेंबली यानी शांति प्रिय ढंग से हम लोग साथ में खड़े होकर बात कर सकते हैं। जब एक साथ बहुत सारे लोग आएंगे तो उसके लिए एक संगठन बनाना पड़ेगा, यानी एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की हमें आज़ादी मिलेगी। जब एक बार ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रसार करने भी हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तो हमें मूवमेंट की आज़ादी मिल जाएगी, यानी हम इंडिया के अंदर कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हैं। जब हम इंडिया के अंदर कहीं पे भी मूवमेंट करेंगे तो मान लीजिए कुछ लोगों को कोई जगह बहुत अच्छी लग गई तो वो वहाँ रहना भी चाहेंगे, तो उसके बाद हमें निवास यानी रेसिडेंस की आज़ादी मिली है। अब वहाँ पे जिनको रहना वो वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद अब रहने के लिए कुछ खाने वगैरह के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो वहाँ पे व्यवसाय यानी प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन की आज़ादी मिलती है, यानी हम जो चाहे ऑक्यूपेशन हम फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि मैंने एफ गलती से नहीं लिखा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो एफ था वो था प्रॉपर्टी का राइट। प्रॉपर्टी का राइट दरअसल इसे हटाकर, जो इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको जो है लीगल राइट कर दिया गया है, यानी अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल 19 सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। उसके बाद आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन फ्रॉम द कन्विक्शन, मतलब जेल वगैरह से थोड़ा हमको किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगी, ये आर्टिकल 20 हमें वो बताता है। इसके 3 मेजर पार्ट हैं, 21, 22 एंड 23। 21 में क्या है, 21 बोलता है कि यदि मान लीजिए कि आज अगर इंडियन गवर्नमेंट ने एटॉमिक बम को लेके कोई भी रूल नहीं बनाया है, तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि मैं अगर आज एटॉमिक बम बना लेता हूँ और कल ही अगर इंडियन गवर्नमेंट रूल ला देती है कि एटॉमिक बम बनाने पे जीवन कारावास है या फिर मतलब फांसी का सजा है, लेकिन मुझे अगर, क्योंकि आज वो रूल नहीं बना था, तो मुझे इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट कोई भी सजा नहीं दे सकती, क्योंकि भारत में ये नियम लागू है कि यदि अगर आज के कोई भी नियम नहीं बना है तो मुझे उस चीज़ के लिए दंड नहीं होगा। इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। उसके बाद दूसरा है डबल जियोपार्डी। मान लीजिए कि मैंने किसी की मुर्गी चुरा ली। अब मुर्गी जिनकी थी वो एक अंकल हैं और एक आंटी हैं। अब अंकल ने कंप्लेन की, मैंने 6 महीने की जेल, मैं मुर्गी चुराने के जुर्म में 6 महीने की जेल जाके वापस आया। अब अगर आंटी चाहे तो अब अगर आंटी कंप्लेन कर दें तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुर्गी चुराने के लिए मैंने ऑलरेडी 6 महीने की जेल भुगत ली है। अब ये थोड़ी ना हो कि आज आंटी चाहे तो आंटी मुझे 6 महीने की जेल वापस से करवा दें, फिर इन लोगों का बच्चा हो, 2-4 बच्चे हों तो वो मुझे जेल करवा दे, तो इस हिसाब से तो लोग कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए डबल जियोपार्डी, यानी किसी भी एक जुर्म के लिए सिर्फ एक ही बार सजा होगी, 2 बार नहीं हो सकती, तो इससे प्रोटेक्शन मिलती है। तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये दरअसल अंग्रेजों से बचाने के लिए बनाया गया था। ये एक्ट क्या कहता है कि मान लीजिए कि अगर मैंने कुछ क्राइम किया है तो आप मुझे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं फोर्स कर सकते हैं, बट इसका अब काफ़ी मिसयूज़ भी होने लगा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक नियम निकाला था कि आपका जो एक नई टेक्नोलॉजी आई थी जहाँ पे आपको बेहोश करके आपसे ट्रूथ निकलवाया जा सकता था, बट अब ये सब सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर आप ये नहीं करवा सकते। इसलिए बहुत सारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में मेन ये फ्लॉस आ गए हैं कि यहाँ पे आपको बहुत डिले हो जाता है जस्टिस लेने में।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो कि इनमें से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले 15-16 इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद आर्टिकल 17 इम्पॉर्टेंट है। 15-16 क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत वाला था, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल 20 यानी क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आता है। और आर्टिकल 19 ये भी काफ़ी ज़्यादा आता है। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। इनमें विदेशी नागरिकों के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और हो सकता है डायरेक्ट नंबर ही आपसे पूछ ले कि कौन कौन से 5 वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। तो आपको नंबर प्लस नाम दोनों याद रखना है। और ये 4 इंपॉर्टेंट सवाल तो मैंने आपको बता ही दिए। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और प्लस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अपने वीडियो पे इम्प्रूवमेंट कर सकें। धीरे धीरे करके हम अपने वीडियो को काफ़ी अच्छे क्वालिटी तक ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे ये वीडियो सच में किसी न किसी की हेल्प कर पाएँ। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग अस।